हेलो दोस्तों, क्या हाल है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ESIC के DEF के बारे में। कुछ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं बच्चों के वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी बच्चों का है वो है मार्कशीट्स को लेके। ठीक है, मार्कशीट के अंदर क्वेश्चन क्या है कि उनके पास या तो प्रोविज़नल है, ठीक है, या फिर उनकी जो मार्कशीट है वो आफ्टर क्लोजिंग डेट आई है, या फिर उनकी मार्कशीट के अंदर कुछ करेक्शंस हैं नाम के। कुछ बच्चों का रिजल्ट है वो आफ्टर डेट डिक्लेयर हुआ है। ये 3 क्वेश्चन का अगर मैं जवाब दूं तो वैसे देखें तो इन तीनों ही कंडीशन के अंदर आपके पास ऑप्शन नहीं है सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के कि आपके पास जो भी है वो आप अपलोड करें। तो जिन बच्चों की सिर्फ प्रोविज़नल मार्कशीट आई है, आप प्रोविज़नल अपलोड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आपको टाइम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की है। अगर आपके एग्ज़ाम पहले हो चुके थे, फॉर्म फिल से पहले अगर आपके एग्ज़ाम हो चुके थे तो आप एलिजिबल हैं। और आप देखिए, बाकी तो यूपीएससी ही डिसाइड करेगा, बट आप प्रोविज़नल अपलोड कीजिए, प्रोविज़नल सर्टिफिकेट आपका रिजेक्ट नहीं होगा। उसके बाद में जैसे ही आपको जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा उस कंडीशन में तब आपके पास जो मार्कशीट हैं वो होनी चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, उसके साथ में जो ये प्रोविज़नल सर्टिफिकेट है वो भी आपका, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे आपके पास वो आपको ले जाने हैं। मार्कशीट भी आपको उसके साथ में लेके जानी है। अगर आ जाती है, नहीं आ जाती है तो स्टिल देयर इज़ अ चांस कि वो आपको टाइम देंगे। ठीक है, एक पर्टिकुलर 15 दिन का या फिर 15 दिन का टाइम देते हैं। ठीक है, उसके बाद में जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो रिज़ल्ट डिक्लेयर होने के बाद में वो 6 मंथ का आपको टाइम देते हैं आपकी जो क्रेडिबिलिटी है फॉर द जॉब उसको प्रूफ करने के लिए कि आप एलिजिबल हैं। उसके लिए आपको 6 महीने का टाइम है वो दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास पहले आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं कर लीजिए, डीवी तक आप ठीक है, डीवी तक सारी चीज़ें आप अवेल कर सकते हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं आफ्टर क्लोजिंग डेट जिनकी मार्कशीट आई है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी रिसेंट में, सबसे रिसेंट में आपकी जो भी आई है अपडेट वो आप वहाँ पे अपलोड कीजिएगा। और उसके अलावा वहाँ पे जब आप जो डेफ है वो फिल करेंगे उसके लास्ट में जब डॉक्यूमेंट स्कैन का ऑप्शन है ना, उसके लास्ट में एक ऑप्शन है जहाँ पे आपको अदर डॉक्यूमेंट्स करके ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे आप जितने भी जो आपने प्रीवियसली अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट भी आप वहाँ पे लगा सकते हैं ताकि यूपीएससी के पास आपके डॉक्यूमेंट्स पहुँच जाएँ, उनके कोई इश्यू नहीं हो। वैसे रिसेंट में आपके पास जो भी है, जैसे आपके पास रिसेंट के अंदर अगर आपकी मार्कशीट आई है आप वो अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास डिग्री आई है रिसेंट में तो आप डिग्री अपलोड कर सकते हैं। मार्कशीट आप जो अदर डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे जाके अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास प्रोविज़नल आया है अभी तो सिर्फ प्रोविज़नल अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर मार्कशीट की, ठीक है, जिन बच्चों का मार्कशीट के अंदर कोई करेक्शन है, चाहे वो नेम को लेके हो या फिर कोई भी करेक्शन है, ठीक है, ईयर का या फिर कोई भी छोटा मोटा करेक्शन है, तो उसके सपोर्ट में आपको एफिडेविट है वो लगा सकते हैं। ठीक है, सेल्फ क्लेम, सेल्फ जो अटेस्टेड होता है वो आप वहाँ पे अपलोड है वो कर सकते हैं। आपका कोई भी फॉर्म है वो रिजेक्ट इससे नहीं होगा। डेफ में आप ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, एफिडेविट लगाइए। नेम में अगर आपने चेंज कराया है, सेम गोज़ फॉर आधार कार्ड। एक चीज़ नोट कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कि आपके कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके अंदर हल्का सा भी अगर कोई भी मिस्टेक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन आपको उसके लिए प्रिपेयर है वो रहना है। तो आपको क्या करना है, एफिडेविट है वो हर चीज़ के लिए आपको लगाना है। अगर कहीं भी मिस्टेक है, चाहे वो आधार कार्ड हो चाहे वो आपकी मार्कशीट हो, ठीक है, छोटे से लेके बड़े डॉक्यूमेंट तक आपको हर चीज़ में एफिडेविट लगाना है। अगर आपके नेम के अंदर कोई भी चेंज है, फादर्स नेम के अंदर, फादर सर नेम के अंदर, मदर सर नेम, मदर नेम, जो भी करेक्शन है मतलब, ठीक है, तो आपको वहाँ पे एफिडेविट है वो लगाना है। बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है यूपीएससी के डेफ को। मार्कशीट के बाद में जो क्वेश्चन है बच्चों का वो है कि जो बच्चे जॉब कर रहे हैं तो उनका सवाल है एनओसी को लेके कि एनओसी मैंडेटरी है क्या। देखिए, वैसे तो एनओसी मैंडेटरी है, यस, बट अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर आप अभी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में है, प्राइवेट में है तो कोई इश्यू ही नहीं है। गवर्नमेंट के अंदर में अगर आप एम्प्लॉय हैं उस कंडीशन में आपको एक परफॉर्मा दिया जाएगा अंडरटेकिंग का,
जब आप डीएफ ओपन होगा तब आपको एक परफॉर्मा मिलेगा जिसके अंदर ये होगा कि आपने जो अपना इंस्टीट्यूट है उसको नोटिफाई कर दिया है। वहाँ पे आपको सेल्फ डिक्लेयर करके आपको वो है अपलोड, वापस स्कैन करके अपलोड है वो करना होगा। कॉन्ट्रेक्चुअल जो लगे हुए हैं उस कंडीशन में आपको एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये ले सकते हैं। अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको दे रहा हो, ठीक है, अगर आपका इंस्टीट्यूट आपको एनओसी दे रहा है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर दीजिए, यू कैन अप्लाई। और अप्लाई करने में आपका कुछ नहीं जाने वाला है, वो खुद से ही आपको मना कर देंगे कि आपको यू डू नॉट नीड एनओसी, इसके लिए आपको ज़रूरत नहीं है। और स्टिल आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि अप्लाई करने में आपका कुछ नहीं जा रहा है, उनको मेहनत करनी है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन लिख के देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एनओसी की ज़रूरत है वो पड़ेगी, ठीक है। डेफ में भले ही आपसे एनओसी ना मांगे लेकिन डीवी के अंदर आपसे एनओसी है वो मांगी जाएगी, तो एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि देखिए डॉक्यूमेंट्स आपके पास जितने जल्दी आपके पास अवेलेबल हो उतना ही बढ़िया है। आप डेफ का वेट क्यों कर रहे हैं कि एनओसी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे, मांगेंगे तो देख लेंगे। अरे भाई अप्लाई कर दो, तुम्हें रिस्क लेनी है क्या अपनी जॉब गंवाने को लेके? नहीं लेनी है तो अप्लाई कर दो। एनओसी के लेके मेरे ख्याल से और कोई भी डाउट है वो बच्चों का नहीं है, सिर्फ यही 2 डाउट थे। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट है नेम चेंज का, ठीक है। नेम चेंज में भी आधार कार्ड के अंदर नेम चेंज का काफ़ी डाउट है बच्चों का, तो उसकी हम बात करते हैं। और ठीक है, आधार कार्ड में या फिर मार्कशीट में कहीं भी हो कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। आधार हो, मार्कशीट हो या फिर अदर जो भी हो, जो भी चीज़ें हों, उन कंडीशन में आपको उसके सपोर्ट में एक एफिडेविट है वो लगाना पड़ेगा। और एफिडेविट लगा दीजिए, और सेम जो मार्कशीट में मैंने बताया था कि मार्कशीट में अगर आपका कोई करेक्शन है तो उसके सपोर्ट में आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने होंगे कि आपका ये नाम है, ठीक है, गलती से ये हो गया था, अब वापस चेंज करा के आपका ये नाम है वो करवा लिया गया है, ठीक है। तो उसमें हो सकता है कि आप नोटेरी पूरी एप्लीकेशन लिखिए, नोटेरी से साइन करवा लें, या फिर आपका जो भी कॉलेज का है या फिर ठीक है जो भी एलिजिबल होगा उस चीज़ के लिए आप उससे वो चीज़ें हैं वो करवा के अपलोड हैं वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, नेम चेंज हो, डेट चेंज हो, कुछ भी हो, कोई भी मैटर हो, आपने अगर कुछ भी करेक्शन करवाया है अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर तो आप वहाँ पे ठीक है उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट लगा के, एफिडेविट लगा के जो ठीक है क्लेम है वो अपनी जॉब कर सकते हैं। आपको इसके लिए रिजेक्ट है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। और पॉसिबली आपको अगर आप अभी नहीं भी करवाते हैं तो उस कंडीशन में आपको जो है वो टाइम दिया जाएगा, ठीक है, 10 से 15 दिन या फिर 15 से 20 दिन यूपीएससी टाइम देता है डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, अगर आपकी सारी चीज़ें अगर सही हैं तो उस कंडीशन में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कास्ट से रिलेटेड, ठीक है। तो कास्ट के अंदर पहला क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है उसका मैं आंसर कर देता हूँ कि जो किसी ने जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर दिया है, क्या वो अब एससी, एसटी, ओबीसी या फिर कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है, क्या उस कैटेगरी में उसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, इवन पीडब्ल्यूबीडी? तो द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी नो। सिर्फ स्पेशल केसेस में किया जा सकता है। स्पेशल केसेस क्या है? अगर आप फॉर्म फिलिंग की मान लीजिए 27/3/2024 आपकी लास्ट डेट थी और 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि आपका जो कास्ट है, ठीक है, आपको यूआर कैटेगरी से ओबीसी कैटेगरी में ट्रांसफ़र किया जाता है, फिर एससी कैटेगरी में, फिर एसटी कैटेगरी में आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में आपको एलिजिबल माना जाएगा अगर आपके पास इन कैटेगरी का बर्थ सर्टिफिकेट आप उसके बाद में बना लेते हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप यूआर से अप्लाई करते हैं आप यूआर कैटेगरी के अंदर ही रहेंगे, कोई भी चेंज आपकी कैटेगरी के अंदर नहीं होगा। आप यहाँ पे अगर एससी, एसटी और इन कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करते हैं उस कंडीशन में आप यूआर कैटेगरी में जा सकते हैं अगर आपके पास जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो यूआर कैटेगरी के हैं, उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ। तीसरी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट्स पहले से, ठीक है, पहले से जो ठीक है डिसेबल्ड थे, उन कैंडिडेट्स के पास पहले का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम के ड्यू कोर्स के दौरान अगर आपका ठीक है कुछ भी हुआ है, कोई भी इंसिडेंट आपके साथ में हुआ है, उस कंडीशन में आपको एलिजिबल है वो माना जाएगा। तो अगर आपके एग्ज़ाम के ड्यूरेशन के टाइम पे या फिर एग्ज़ाम की जो फॉर्म फिलिंग डेट है उसके बाद में अगर कुछ हुआ है या फिर 1-2 दिन पहले या 4-5 दिन पहले हुआ है तो उस कंडीशन में भी आपको जो है वो यहाँ पे रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया कास्ट के अंदर चेंज का और रिलैक्सेशन का, किसे मिलेगा किसे नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की।
कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी बच्चों के बहुत सवाल हैं, बहुत, जिसमें से कॉमन जो सवाल है, स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है। दूसरा सवाल कि सेंटर का अपलोड करें अभी या स्टेट का अपलोड करें। तीसरा क्वेश्चन, आफ्टर क्लोजिंग डेट अगर किसी का है, तो ये कुछ 3 क्वेश्चन हैं। उसके अलावा मुझे कोई क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है। जितने भी क्वेश्चन हैं, अगर कोई स्टिल कोई क्वेश्चन रह जाता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आई विल ट्राई कि आपको रिप्लाई किया जाए। तो इन 3 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन अगर अपने लेते हैं, जो कि रहेगा सिंपल वन, कि अगर आपने स्टेट वाला कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है तो अभी आपको कौन सा अपलोड करना चाहिए। अगर आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आपने अभी बनवा लिया है, आप बिल्कुल सेंटर के साथ में जाइए, सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट आप अपलोड कीजिए। अब यहाँ पे किसी बच्चे ने सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट जो ठीक है 1/4/2023 के बाद का था, उसका नंबर आपने अपलोड किया था। अभी आपने न्यू कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लिया है, ठीक है, जो आपकी एग्ज़ाम जो डेट है उसके बाद का है, ठीक है, आफ्टर डेट है, यानी कि जो क्लोजिंग डेट है उसके बाद का है, 27 मार्च के बाद का। उस कंडीशन में आपको जो नंबर आपने डाला था, अगर आपने सेंटर का अपलोड किया था तो आपको वही वापस अपलोड करना है। आप न्यू जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना, न्यू जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको अदर डॉक्यूमेंट्स में आप अपलोड कर सकते हैं। सेम ऐसे भी कर सकते हैं कि पुराना वाला आप अदर डॉक्यूमेंट में कर दीजिए, न्यू वाला आप जहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का ऑप्शन होगा वहाँ पे अपलोड कर दीजिए। तो कोई खास इश्यू नहीं आएगा। अगर आपके पास पुराने वाला है सिर्फ आप वही अपलोड करेंगे तब भी चल जाएगा, और न्यू वाला आप जब डीवी के टाइम हो तब आप अपने साथ में लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। अब जिन बच्चों का जो स्टेट का अपलोड किया है उनकी अगर मैं बात करूं तो उनको भी सेंटर का अपलोड करना चाहिए, ठीक है, और अदर डॉक्यूमेंट वाले पोर्शन में, सॉरी, सेंटर का अपलोड करना चाहिए और अदर जो डॉक्यूमेंट आपके वहाँ पे अपलोड होने हैं, एक ऑप्शन है वहाँ पे, ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ ऑप्शन। यहाँ पे ये देखिए, ये ऑप्शन आपको वहाँ पे आएगा कि एनी अदर सर्टिफिकेट, तो उस एनी अदर सर्टिफिकेट के अंदर वहाँ पे आप अपलोड है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी जो अदर सर्टिफिकेट, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे आपको एफिडेविट लगाना हो या फिर कोई भी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट हो, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अगर आपने नेम चेंज कराया हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ठीक है, नाम चेंज कराने का जो आपके पास प्रूफ है, वो जो भी प्रूफ है आपके पास, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्होंने वो बताया हुआ है। जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसके आगे आपको टिक लगाना होगा और फिर वो आपका अपलोड होगा, ठीक है। बाकी कैसे फिल करना है वो जैसे ही आपका डीएफ ओपन होता है आपको बता दिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ और भी इशू है, ठीक है। अब कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर किसी का अगर नेम का करेक्शन है तो सेम वही बात है कि यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ में आपको वही एफिडेविट लगाना पड़ेगा, प्रूफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका नाम ये था, अब इसकी वजह से करेक्शन हो गया है या फिर किसी ने गलत लिख दिया है, मिसटाइप हो गया है, कोई भी इशू है आप उसको मेंशन करके वहाँ पे आपको वो डॉक्यूमेंट, उसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट है वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे यूपीएससी के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनसे उठाई हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में फिर चीज़ें रह जाती हैं, अभी साथ में दिख रहा है तो आपको बता देते हैं। तो कोई भी कैंडिडेट है वो अपनी कैटेगरी है वो चेंज नहीं कर सकता है। जिसने जिस कैटेगरी में फॉर्म भरा है सिर्फ उसे उसी कैटेगरी का है वो जो रिजर्वेशन है या फिर जो बेनिफिट है वो मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप बाद में कोई भी रिक्वेस्ट करते हैं कम्युनिटी चेंज की तो वो अनरिजर्व्ड से रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर नहीं मानी जाएगी, रिजर्व्ड से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आप बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है। करेक्शन विंडो क्लोज के बाद की बात है, अगर आपने तभी सही कर दिया था तब बिल्कुल आपको कैटेगरी में माना जाएगा, लेकिन अभी तो नॉर्मल सी बात है, नहीं किया होगा उन्होंने, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, जो रिजर्व कैटेगरी के अंदर 3 महीने के अंदर ऐड की गई है डेट ऑफ सबमिशन से, ठीक है, पहले 3 महीने पहले अगर ऐड की गई है, ठीक है, तो उसके अंदर कंडीशन जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट की जा सकती है। सेम यहाँ पे आप PWBD कैंडिडेट्स के लिए आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है कि कौन कौन सी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है अगर आप क्लेम करना चाह रहे हैं रिजर्वेशन कोई भी कैटेगरी के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो रूल्स के अंदर प्रिस्क्राइब किया गया है, जो नोटिस के अंदर एग्ज़ाम जो रूल या नोटिस जहाँ पे जो लिखे गए हैं उनके अंदर जो लिखा गया है उस हिसाब से ही आपको क्या किया जाएगा, बेनिफिट है वो दिया जाएगा। और दे शुड ऑल्सो बी इन पोजेशन ऑफ रिक्विजिट सर्टिफिकेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट इन्हें बताया गया है उसी फॉर्मेट में आपको जो डॉक्यूमेंट है वो अवेल कराने पड़ेंगे रिजर्वेशन के लिए, ठीक है। और इन एनी केस नॉट लेटर देन क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द एग्जामिनेशन। तो इन्होंने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि डेट के बाद का नहीं होना चाहिए। अब मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि आपको आप अपलोड कर सकते हैं,
तो सिंपल सी बात है, अगर आपने स्टेट का अपलोड कर दिया है, सेंटर का आपका डेट के बाद का है, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वही एक ऑप्शन है, उसी ऑप्शन से आपको हो सकता है कि कंसिडर किया जा सके कैटेगरी के अंदर, अदरवाइज़ आपको कैटेगरी से सीधा यूआर में ट्रांसफ़र है वो कर दिया जाएगा। अगर आप एलिजिबल हैं, आप अगर क्रॉस कर रहे हैं मार्क्स, ठीक है। अगर आपको एलिजिबल नहीं माना जाता है, ये डिसीजन यूपीएससी पे ही डिपेंड करेगा। आप क्या कर सकते हैं अपनी तरफ से, वो मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है कि आप कैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर जो नेक्स्ट वही है कि क्लोजिंग डेट के बाद का है, तो बिल्कुल आपको वही है कि आप अपलोड तो आपको करना ही है, ठीक है। आपने अगर कैटेगरी से फॉर्म भरा है तो आप अपलोड तो करेंगे ही करेंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स हैं वो ठीक है 85 से अबो किसी के मार्क्स हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप यूआर से जा सकते हैं। यूआर कैटेगरी में आपको सीट है वो अलॉट हो जाएगी, है ना। देखिए अपनी रिस्क पे जाइएगा, ऐसा नहीं कि बाद में मुझे बोलो कि 86 रह गई और मैंने 85 पे आपकी वजह से वो डाल दिया, ठीक है। क्योंकि आपको अपने मार्क्स का आइडिया है, मुझे आपके मार्क्स का आइडिया नहीं है। अगर आप श्योर हैं कि आप जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, जनरल कैटेगरी की सीट ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप यूआर कैटेगरी से आप जा सकते हैं, जाइए। क्योंकि वहाँ पे आपका जो डाउट है सेंटर और स्टेट के कास्ट का क्लोजिंग डेट के बाद का, वो है वो डाउट क्लियर हो जाएगा। दूसरा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि जो स्टेट वाला है वो चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा, आपको सेंटर का अपलोड करना ही करना है। अगर क्लोजिंग डेट के बाद का है तब भी आपको करना ही करना है। अब आप पे वो डिसीजन मैं छोड़ता हूँ। प्रीफरेबली यही होता है कि जो न्यू डॉक्यूमेंट आपने बनाया है वो आपने अपलोड करना होता है, अगर आपने स्टेट का अपलोड किया था तो, ठीक है। काफ़ी वीडियोस मैंने देखे हैं, काफ़ी यूट्यूब पे और अदर जो गूगल हो गया, सब चीज़ों पे मैंने सब चीज़ करने के बाद में ये चीज़ की है। यही एकमात्र आपके पास ऑप्शन है कि आप सेंटर का जो भी आपने नया बनाया है वो अपलोड कीजिए, अगर आपने स्टेट का अपलोड किया था। और स्टेट वाला जो आपने है वो वहाँ पे जो एनी अदर डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन दिखाया वहाँ पे आप अपलोड कीजिए। तो आपको एक दूसरी चीज़, सारे जने जो भी हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर लीजिए। एक लिस्ट है वो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है उसके बाद में, तो आपको बाद में नोटिफाई है वो कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। तो कमेंट सेक्शन रेगुलरली देखते रहिएगा। 10th 12th की मार्कशीट, उसके अलावा आपका डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जितनी भी मार्कशीट्स हैं बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम की, आपकी डिग्री, रजिस्ट्रेशन, और इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट क्या रहने वाला है, आधार कार्ड, ठीक है। आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड, जो भी आपने आइडेंटिटी के लिए अपलोड किया था पहले, वही आप वापस अपलोड है वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोनों में किसी में भी मिस्टेक है, बिल्कुल एफिडेविट बिल्कुल ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, ठीक है, या फिर ओबीसीसीएल जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, क्रीमी लेयर वाले जो कैंडिडेट हैं, उनका इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और डिग्री वैसे आपके पास आ गई है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट की आपके पास होगा ही, और नहीं है तो वो भी आप कॉलेज से ले लीजिएगा। आपके अगर डॉक्यूमेंट कहीं भी जगह जमा है तो वहाँ पे आप एप्लीकेशन देके अपने डॉक्यूमेंट्स है वो निकलवा सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है, अगर कोई आप ठीक है, जैसे फिजिकली हैंडीकेप्ड जो, ठीक है, उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो अलग से, ठीक है, जो भी है ना। जो भी आप रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, एक्स आर्मी के लिए जो भी लगेगा, ठीक है, या फिर एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी होगा, तो वो आप सभी को पता ही है। जिस जिस कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है वो कॉमन चीज़ें हैं, आपको पता ही होगा। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का पता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिएगा, और अदरवाइज़ मैं तो कर ही दूँगा। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो रह गया हो। यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फॉर्म कुछ इस प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो रहने वाला है। आपसे सिंपल चीज़ें पूछी जाएंगी, जिनमें से आधी चीज़ें हैं वो भरी हुई होंगी, ठीक है। और जो यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, आपको सेंट्रल का ही अपलोड करना है। सेंट्रल लिस्ट फॉर ओबीसी के अंदर किस में आता है, यहाँ पे लिस्ट नंबर भी आपसे पूछा गया है। तो बिल्कुल आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिल्कुल रेडी रखिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, ठीक है। और सर्टिफिकेट आपका कब का होना चाहिए वो भी मैं बता चुका हूँ। इशूइंग जो होगा, ठीक है, अलग अलग होते हैं, ठीक है। कुछ जगह तहसीलदार करते हैं, कुछ जगह डीएम करता है। तो जो भी आपका होगा यहाँ पे नाम है वो दे दिया जाएगा, वहाँ से आपको सेलेक्ट है वो करना है। सारे आपको दिए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही ऑप्शन मिलने वाला है।
तो ये थी कुछ चीज़ें। इसके बाद में अभी अगर आपका कुछ डाउट रह गया है, कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चन अगर मेरे से रह गया हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, आपको कमेंट में रिप्लाई देने की कोशिश पूरी की जाएगी। एक चीज़ और, जो भी बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि हमारी कोई भी मिस्टेक हो गई है, कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर ली है या फिर कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लिया, वो तो चेंज देखो नहीं होगी, ठीक है। जिन्होंने स्टेट वाला अपलोड कर लिया है, कोई भी नेम के अंदर करेक्शन किया है या फिर जो कोई भी डॉक्यूमेंट है वो आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है रेडीली, ठीक है, उसकी फ़ोटो कॉपी अवेलेबल है, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको प्रॉपर टाइम है वो दिया जाएगा, ठीक है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये किसी बच्चे ने मेल भेजा था, उनको रिप्लाई आया था, उन्होंने कॉल पे भी बात की थी, तो आपको प्रॉपर है वो टाइम दिया जाएगा। कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बस आगे के जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए पढ़ाई करते रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक साइड में रेडी करके रख दीजिए कि हाँ, जब भी ओपन होगा मेरा सब कुछ तैयार है, मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत कीजिए और अपने जो आगे का जो भी है उस पर फोकस कीजिए, अपनी स्टडी पे। और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।